Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the political and economic systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. Always there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We welcome our esteemed guests in our studios today. We welcome Dr. Rakesh Prajapati, Professor Dr. Rakesh Prajapati from the Samajwadi Party. Dr. Prajapati Sahab, welcome to the show. Namaskar. Nizamuddin Rain Sahab, welcome to the show. Thank you. निजामुद्दीन साहब बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं और फ्रेश लुक लग रहा है, पूरा कुर्ता पजामा बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. निजामुद्दीन रैन साहब फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेलकम टू द शो सर. निजामुद्दीन साहब आपसे शुरुआत करते हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस प्रकार से आरएसएस ने कहा कि डिबेट होना चाहिए संविधान के प्रियम्बल के ऊपर, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म पर, यह आपने तोपा था, ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था, कांग्रेस ने इसको तोपा था, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म को. तो किस प्रकार से देखते हो आप, क्या ये संविधान पे इस प्रकार से डिबेट आज के तारीख में ठीक है? राइन साहब, निजामुद्दीन राइन साहब फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस. देश का संविधान पूरी दुनिया के लोग इसके रिस्पेक्ट करते हैं. आरएसएस, बीजेपी और इनके जो चमचे हैं वही नहीं मानते. तो डिबेट कराने का कोई उस पर सेंस नहीं है, क्योंकि इन्होंने संविधान ना तो बनाया है, ना इनका संविधान से कोई लेना देना है. तो इसलिए संविधान पर डिबेट करने का अधिकार उसे है जो संविधान को मानता हो. जिन्होंने कभी संविधान को माना ही नहीं, जो कभी देश की आजादी में शामिल नहीं रहे, जो कभी इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करते, उनसे संविधान पर डिबेट का क्या सवाल है? और उनकी क्या हैसियत है इस देश में जो वो संविधान पर डिबेट करेंगे? वो पूरे देश में बेईमानी से, गलत तंत्र से चुनकर आ गए हैं. आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह के हालात उन्होंने देश में कर दिया है. इसलिए उनको कोई उनका नैतिक अधिकार नहीं बनता कि वो देश की संविधान पर बात करें. आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा होगा कि 8 से ज्यादा लोकसभा सांसदों ने बार बार देश की जनता से ये कहने की कोशिश की कि 400 हमें जिताइए, हम देश के संविधान को बदलेंगे. ये डिबेट आपके चैनल में भी आया था. तो इसलिए ऐसे लोगों से संविधान के बारे में उनसे क्या उम्मीद करना? ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा. उनके दिन करीब आ रहे हैं, उनकी विदाई का समय आ रहा है. जल्दी उनकी विदाई होगी और देश फिर संविधान के उसमें रहेगा और संविधान की कदर करेगा. निजामुद्दीन राइन साहब, जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी हाथ में संविधान पकड़कर सब जगह जाते हैं, मगर हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ सिद्ध नहीं होता जब आप संविधान को मारते हैं. संविधान हत्या दिवस, बार बार इस चीज को जिक्र किया. कल के तारीख संविधान हत्या दिवस, बोले संविधान के हत्या करने वाले आज संविधान हाथ में लेके घूम रहे. निजामुद्दीन राइन साहब, देखिए, ये अपने माँ बाप के भी नहीं है. ये इनका यही नहीं पता है कि इनके बाप दादा कौन है. ये सब नाजायज औलादें हैं, चाहे जयशंकर हो या बीजेपी के कोई नेता. मधुकर, आपको मालूम होगा कि मधुक जो है, जो आरएसएस के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने उस जमाने में जब ये इशू आया था इमरजेंसी का, आपको चाहिए तो लेटर मेरे हाथ में है, मैं आपको भेज देता हूं, इन्होंने खुद से मिसेस गांधी को सपोर्ट किया. अरे देश में संविधान की हत्या हर मिनट ये कर रहे हैं. आज इतने ज्यादा लोग, 2002 में आपने देखा किस तरह से गुजरात में हजारों लोगों को मारा, औरतों के पेट चीरे, बच्चे निकालकर नेजों पर घुमाए गए. ये संविधान के दायरे में काम करेंगे? और ये क्या बात करेंगे संविधान की? जो आदमी देश में पैदा होने को शर्मनाक कहता हो, जो इस देश के साथ झूठी बातें करता हो, अपने दुश्मनों को अपने राज बताता हो, वो संविधान की क्या बात करेगा? और संविधान हत्या दिवस वो क्या मनाएंगे? हमको मनाना चाहिए इनका मरण दिवस, क्योंकि इन्होंने देश के साथ, अभी आपने जो देखा, जो घटना हुई पहलगाम वाली, उस घटना में सबसे पहले यही जयशंकर प्रसाद था. जाकर इसने बोल दिया वहां कि हमने पाकिस्तान को तो पहले बता दिया था.
मधो खुद इनके इतने बड़े नेता हैं जो कहते हैं कि इमरजेंसी में मिसेस गांधी ने अच्छा किया और हमने दिया, और अगर मिसेस गांधी ने इमरजेंसी में अच्छा नहीं हुआ होता तो तुरंत इमरजेंसी खत्म होने के बाद जो चुनाव हुआ उसके बाद 300 से ज्यादा 353 के आसपास लोकसभा की सीटें जीतकर मिसेस गांधी इस देश में आई। तो ये बातें करना और दिखावा करना अलग है, क्योंकि आज इनके पास कोई काम नहीं है नाम बिहार जी। आज देश त्रस्त हो चुका है, देश को तबाही के रास्ते पे ला चुके हैं। लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाते हैं। आज जो कुछ इनके पास बचा है ये सिर्फ देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और जिस तरह देश में हो रही है घटनाएं आप खुद देख रहे हैं ना, कि आज देश में जिस तरह की घटनाएं बीजेपी आरएसएस के लोग पैदा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और किसी ना किसी तरह से देश में नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। कारोबार नहीं है देश में, बहस करने को प्रधानमंत्री तैयार नहीं है, संसद का स्पेशल सत्र नहीं बुला सके। इतनी बड़ी घटना हुई, स्वयं जो है सीज फायर कराकर, और उसके बाद अमेरिका का ट्रम्प इनको 18 बार वो कह चुका है, फिर भी मानने को तैयार नहीं। तो ये लोग इस तरह के लोग हैं जो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते। ये तो व्यापारी हैं, जब तक इनका दुकान चल रही है चला ले। प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति साहब, कैन यू हियर मी? आर यू ऑन द लाइन प्लीज? डॉक्टर प्रजापति जी, निजामुद्दीन साहब, बात यह भी है कि जो आज राहुल गांधी जी ने आलोचना किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, उन्होंने कहा कि आपकी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज है, आपके जो प्लान्स है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, वो ढंग से ठीक से नहीं चल रहा, और ढंग से ठीक नहीं चल रहा। हमें वो डेमोक्रेटिक प्रोडक्शन मेथड अपनाना पड़ेगा जो हम चाइनीज से टक्कर ले सकते हैं। इस इकोनॉमिक पॉलिसी से आप भले चौथे लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने आप को कहें, राहुल गांधी जी ने क्लियर कट कहा ये इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक नहीं है देश के लिए। अच्छा, मैं निजामुद्दीन साहब, राकेश प्रजापति साहब के पास पहले जाता हूं, फिर इसी विषय पर आपके आता हूं। राकेश प्रजापति साहब, डॉक्टर राकेश प्रजापति साहब, अखिलेश यादव जी ने भी आरएसएस के ये डिबेट जो संविधान पर वो करना चाहते हैं आलोचना किया। हाउ डू यू सी दिस? ये ठीक वक्त है क्या संविधान के प्रियम्बल पर डिबेट करना? प्रजापति साहब। प्रदीप जी, जो लोग समाजवाद को मानने वाले नहीं हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते हैं, जो किसी एक धर्म का प्रचार करते हैं, दूसरे धर्म पर फाउंडेशन लगाने का काम करते हैं, जो कुछ पूंजी पार्टियां, देखिए इस देश में क्या पूरे विश्व में 3 प्रकार के वाद चलते हैं, पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद। और मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि पूंजीवाद क्या कहता है। पूंजीवाद कहता है कि सभी कमाएंगे और कोई 2, 3, 4 लोग उस पर मौज उड़ाएंगे, और वही इस भाजपा की सरकार ने किया है। इस देश में 5-6 लोगों का ही शासन चल रहा है, ये है पूंजीवाद। साम्यवाद कहता है कि कुछ सब लोग कमाएंगे और उसको जिसकी जैसी हैसियत होगी उसमें बांट दिया जाएगा, ये भी कहीं तरीके से सही नहीं है। अब तीसरा आता है समाजवाद। समाजवाद ये कहता है सभी कमाएंगे और वो जितना भी आय होगी वो सारी की सारी आय समान रूप से वितरित होगी, समान रूप से वितरित होगी, ये है समाजवाद। तो ये क्या जाने समाजवाद के बारे में? ये लोग, जैसे कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय पर, नागपुर पर आज तक तिरंगा झंडा नहीं अपनाया। ये वो लोग हैं जो माफी वीर हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो पूरा देश लड़ाई लड़ा था, देश को आजाद कराने में लगा हुआ था, लेकिन आरएसएस के लोग माफीनामा लिख रहे थे कि हमें माफी कर दीजिए, हमें रिहाई कर दीजिए, हमें जेल में मत डालिए। इधर सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग अपने देश की आहुति दे रहे, अपने प्राण की आहुति दे रहे थे इस देश के लिए। मेरे प्रजापति समाज का एक बच्चा मात्र, जिसकी उम्र 13 साल थी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम उम्र का बच्चा था, जिसका नाम था रामचंद्र विद्यार्थी। मात्र 13 साल की उम्र में शहीद हो गया देश के लिए, लेकिन उसने हंसते हंसते गोली खाई थी और देवरिया के अंदर
14 तारीख को 14 अगस्त को ही उसने जो है तिरंगा झंडा फहरा दिया था। पूंजीपतियों का राज कर लाना चाहते हैं और ये समाजवादी पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय अखिलेश सम्मान देने का काम करते हैं, इसीलिए हम ये करेंगे कहाँ बहस, कैसे करेंगे बहस, इन्होंने क्या, इनका क्या रोल रहा। ये तो संविधान जब बन रहा था तो ये तो विरोध कर रहे थे संविधान का, ये संविधान बनाना ही नहीं चाहते थे, ये तो देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। आज भी देखिए इटावा के अंदर घटना हुई है, किस तरीके की घटना हुई है इटावा के अंदर कि कोई व्यक्ति भागवत कथा नहीं पढ़ सकता, वेद नहीं पढ़ सकता। पहले वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था लोगों को, पहले लोगों को गुरुकुल में जाने का अधिकार नहीं था। ये फिर से वही व्यवस्था लाना चाहते हैं। डॉक्टर प्रजापति साहब, हाल ही में इटावा में जिस प्रकार से एक कथावाचक का बाल काटा गया, एक कथावाचक का अखिलेश यादव जी ने निंदा किया। अखिलेश यादव जी ने निंदा किया, कहा कि अगर ट्रंप या पूरे दुनिया में यह खबर फैलेगी किस प्रकार से यहां पर कथावाचक का फोर्सफुली बाल काटा गया, हेयर कटिंग हुआ, अपमाननीय है। प्रोफेसर डॉक्टर राकेश प्रजापति साहब, योर रिएक्शन। मीडिया में वो छाया हुआ है और शर्म की बात यह है कि उस घटना से भारत का उनके साथ क्या क्या हुआ पूरा देश ने देखा है। अब बाद में उस पर कुछ भी कर दिया जाए, फिर पूरे देश ने देखा गया। एक चौरसिया जो था, जो अंधा सूरदास था, मतलब अंधा था, उस तक को पीटा गया। उसके बाद एक ब्राह्मणी के, ये इस देश के अंदर ऐसा हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर वैसी ही घटना मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। मध्य प्रदेश में लोधी समाज के लोगों को मल मतलब लैट्रिन पोटी खिलाई जाती है। अभी अलीगढ़ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अंदर की घटना है कि एक व्यक्ति दलित समाज का था, वो व्यक्ति उसमें कैसे भी चला जाता है मंदिर में और मंदिर में आश्रय ले लेता है। जैसे ही वहां के पुजारी को ये पता चलता है कि ये व्यक्ति दलित समाज से है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। बताइए इस देश में आज भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है। और ये तो स्थिति तब है जब भारत के संविधान का डर है। अगर भारत का संविधान का डर नहीं होता तो ये लोग तो नंगा नाच रहे होते जैसे पहले नाचते थे। We welcome शैलेश पांडे जी from the भारतीय जनता पार्टी from the show। शैलेश जी, शायद जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ पर भी, वहां पर आप इन्वॉल्व होके आज प्रधानमंत्री मोदी साहब, सब राष्ट्रपति सभी ने गुड विशेष दिए है। जगन्नाथ रथ यात्रा जिस प्रकार से चल रहा है पुरी में और अलग अलग देश, मुंबई भी बहुत सारी जगह पर, पहले उस पर कुछ बात करेंगे। आप किस क्षेत्र में था पांडे जी? जी, आज मैं मीरा भाईंदर के मीरा रोड में, जो हमारा इस्कॉन का बहुत बड़ा भगवान श्री कृष्ण का जगन्नाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर से पूरे मीरा रोड में एक बहुत बड़ी विशाल जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। और हर वर्ष मैं भी एक भक्त के रूप में वहाँ शामिल होता हूँ। रथ यात्रा चलता हूँ, रथ यात्रा को खींचता हूँ, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता हूँ, उनका प्रसाद लेता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। और बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, बड़ा ही पवित्र दिन है। आज भगवान जगन्नाथ की महान ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय रथ यात्रा निकली है और उसमें से मैं सम्मिलित होकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ। भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा हम सभी पर बने रहे और पूरे देश और दुनिया पर, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की मंत्र दिया था भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण ने, तो वसुधैव कुटुंबकम एक परिवार की तरह हम सभी रहे, सभी आगे बढ़े, सभी समृद्धशाली हो, देश गौरवशाली बने, देश के समस्त नागरिकों की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, सभी आनंद से रहे, यही मैं परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। पांडे जी, आरएसएस, आज निजामुद्दीन राइन साहब है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, प्रोफेसर डॉक्टर राकेश प्रजापति साहब है समाजवादी पार्टी से, आलोचना किया जिस प्रकार से आरएसएस ने कहा कि डिबेट होना चाहिए प्रियम्बल, संविधान के प्रियम्बल पर, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म पर डिबेट होना चाहिए, पहले नहीं था, एनफोर्स किया कांग्रेस ने। तो क्या ये डिबेट जरूरी था पांडे जी? देखिए ये डिबेट क्यों जरूरी है उसे समझने की आवश्यकता है। जब इस देश का बंटवारा हुआ आजादी के पहले
तो उसका सबसे बड़ा कारण था धार्मिक आधार पर। धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। देश के मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बाद में बना, जो पूर्वी पाकिस्तान पहले था, बाद में बांग्लादेश बना, तो देश का इतना बड़ा हिस्सा आज मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज ने लिया। तो बचा हुआ हिस्सा किसका हुआ? बचा हुआ हिस्सा तो हिंदुओं का हुआ। लेकिन फिर भी जब देश का निर्माण हुआ, भारत बना, हिंदुस्तान बना, तो हिंदुस्तान में सभी को रहने का अधिकार दिया गया। वो अच्छी बात है, सभी रह सकते हैं जो इस देश में रहे। हम तो उसको प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय और हिंदू ही समझते हैं, भले वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, संप्रदाय का हो। लेकिन फिर बाद में इमरजेंसी के समय 1975 में जब इमरजेंसी लगाया, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने, उस इमरजेंसी काल के दौरान देश के संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में उसमें बदलाव किए गए, परिवर्तन किए गए, और परिवर्तन करके उसमें जो सेकुलर शब्द नहीं था, उस सेकुलर शब्द डाला गया। जबकि देश के बहुत सारे लोगों की यह मांग थी कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। ये देश हिंदू राष्ट्र है, हम तो ये मानते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से होना चाहिए था, लेकिन जो देश संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उसे इन्होंने सेकुलरिज्म का जामा पहना दिया। और सेकुलरिज्म का जामा पहनाकर क्या किया इन्होंने? देश में हिंदुओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुए। इंदिरा गांधी के काल से लेकर आज तक जितने भी नए नए वक्फ बोर्ड बनाए गए, अल्पसंख्यक आयोग बनाए गए, यहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों पर, हिंदुओं के मठों पर, हिंदू जैन बौद्धों के मंदिरों मठों पर सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। लेकिन आज हर तरह से यातना प्रताड़ना हिंदू समाज की, हिंदुओं के होने लगी। आज सेकुलरिज्म के नाम पर एक कहीं न कहीं तुष्टीकरण की जो नीति खेली गई, आज संघ और हम उसका विरोध करते हैं। आज इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आज देश के बहुसंख्यक समाज के हिंदुओं ने क्या पाप किया है कि उनका जो सपना था ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ। ये देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की, देशभक्तों की, पूरी दुनिया के लोगों की मांग है कि देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देश में से जो सेकुलरिज्म का शब्द घुसेड़ा गया उसे निकाला जाना चाहिए। कांग्रेस ने तो प्रियम्बल ही पूरा बदल कर रख दिया। जिस तरह से भगवान राम का चित्र था, भगवान श्री कृष्ण का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, महारानी अहिल्याबाई होलकर का चित्र था, भगवान शिव का नटराज रूपी चित्र था, वो सारे चित्र संविधान के मूल पुस्तक से निकाल दिए गए। मूल अवधारणा जो संविधान की, उसे बदल दिया गया। कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में 110 बार जिसके संविधान के अंदर संशोधन किया। ये पाप इमरजेंसी लगाकर जिस प्रकार से संविधान की हत्या करने का पाप किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी परसों ही हमने 25 जून 1975 की ये हमने मनाया है, संविधान काला दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया गया। ये पूरे देश ने देखा है। निजामुद्दीन राइन साहब, मुस्लिम्स आर इंटीग्रल पार्टी, इंटीग्रल ऑफ दिस नेशन, एक हिस्सा है टोटल। तो क्या जिस प्रकार से पांडे जी ने विवरण किया कि अपीसमेंट है, तुष्टीकरण है, किस प्रकार से देखते हो संविधान? निजामुद्दीन साहब, पांडे जी की पार्टी को झूठ बोलने के अलावा इस देश में कोई काम नहीं है। वो संविधान के हत्या दिवस मना रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि आरएसएस के चीफ बाला साहब जो उनके मधोक हैं, उनका पत्र है, अगर चाहिए तो इनको व्यक्तिगत भेजता हूं, नहीं तो आपके चैनल पर निकाल के इनको दिखा दीजिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी की तारीफ में आरएसएस ने वो चिट्ठी लिखी है। मधोक ने, मधोक इनके लीडर रहे हैं आरएसएस के, या तो ये झूठे हैं या मधोक साहब झूठे हैं। ये सारी चिट्ठियां देश के पब्लिक डोमेन में है। दूसरी चीज जो अभी वो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक किसी नेशन के नाम पे बन गया और मुसलमानों के नाम पे बन गया, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। इनके बाप दादा जब अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे तो इस देश का हिंदू मुसलमान मिलकर भारत की आजादी के लिए लड़ रहा था। ये तो दलाली करते हैं इस देश में, लोगों को ये दिखा के कि हिंदुत्व के हम हितैषी हैं। आप हिंदुत्व के हितैषी हैं, 14 साल हो गया, क्या रक्षा किया आपने हिंदुओं का? कौन से हिंदुओं को आपने बचाया इस देश में? आप जिस कांग्रेस की बहस करते हैं पंडित जी, आप उसकी तारीख पढ़िए। उसके खानदान का हर फर्द इस देश के लिए लड़ा है, आपके दिले भागा नहीं है, तलवे नहीं चाटा किसी अंग्रेज का, गुलामी की बात नहीं की किसी से। इस मुल्क में अभी अभी की घटना पर भी अगर आप बात करते हैं, उसे तो आप
50 साल की बात छोड़ दीजिए, अभी जो आपने कश्मीर में किया है, आपने सबसे पहले जाके पाकिस्तान को बता दिया, आपने सीज फायर करा दिया, आप जो है पूरी दुनिया में डंका पीट रहे थे कि हम तो जो है डंकापति हैं, हम विश्व गुरु हैं। आपके विश्व गुरु को 18 बार उसने जो है रगड़ दिया जमीन पर और उसने कहा कि इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, सीज फायर हमने रुकवाया। आप लोग जो है ये दलाली का धंधा बंद कर दीजिए, देश के हिंदुओं की रियल रक्षा करिए अगर आपको लगता है। और हिंदुओं को किस बात का डर है इस देश में? हिंदू इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू है, इस देश की संसद के 99% साथी हिंदू हैं। किस बात के हिंदुत्व का कि आप दलाली कर रहे हैं? कौन सा हिंदू इस देश में खतरा कर रहा है? कौन सा मुस्लिम लीडर इस देश में है जिसने किसी हिंदू भाई को धमकाया हो? कौन सी मंदिर तोड़ने को इस देश का मुसलमान गया? अरे कब तक झूठ बोलोगे? अपनी करनी से भी डरो यार पंडित जी। आपके हर नेता पैदा होते ही झूठ बोलना शुरू कर देता है। या आप आरएसएस की विचारधारा को मानते हो तो मधोक को झूठा करार दे दो। या नरेंद्र मोदी जी रोज कहते हैं, अभी उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि हम तो मुसलमानों के बीच सुरक्षित रहे और मुसलमान हमारे घर में खाना भेजता था, हम खाते थे और ऐश करते थे। कब तक झूठ के सहारे टिकोगे? कब तक हिंदुत्व के आड़ में बचोगे? इस देश का मुसलमान हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आई। जब भी आपने ड्रामेबाजी की है तब आपने हिंदू की बात की और हिंदुओं की कभी आपने रक्षा नहीं की। आपने कभी हिंदुत्व बचाने की बात नहीं की, कभी हिंदू धर्म के आसनों से बात करने वालों को। अभी थोड़ी देर पहले अभी बता रहे थे यादव जी हमारे कि किस तरह से अभी एक कथावाचक का आपने अपमान किया। आप मुझे बताइए कि इस देश में आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं। बाबा रामदेव कौन है? ब्राह्मण है जिसके कथावाचक की बात कराते हैं। आपने क्यों नहीं उनका मुंडन करवाया? क्योंकि बीजेपी से को वहां से धन मिलता है। आपने बाबा रामपाल का मुंडन क्यों नहीं कराया? आप गरीब तबके परेशान लोगों को लूटने और डकैती करने का काम करते हैं। ये सारा ड्रामा बंद कर दीजिए। देश का हिंदू जाग गया है। अभी जो रिजल्ट आया है वो देखकर आपको शर्म आनी चाहिए। और आप धर्म की बात करेंगे, ये धार्मिक देश है, यहाँ हर आदमी अपने धर्म के लिए आजाद है और सारे भाई हिंदू मुस्लिम मिलकर हर धर्म का एंजॉय करते हैं। आज आप जिसमें शामिल थे, आज भगवान जगन्नाथ के रथ में बड़े पैमाने पे मुजफ्फर के नेतृत्व में मुसलमान वहां था, उनके लोग सारे साथ थे। तो यही इस देश की खूबसूरती है, यही इस देश का संविधान है, यही इस देश का भविष्य है कि हम एक साथ आए। आप कभी एक साथ नहीं थे, हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति, इस देश के संविधान को भी धोखा देने का काम आप और मोदी जी और मोदी मंडली हमेशा करती आई। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो दोनों व्यापारी हैं और व्यापार कर रहे हैं। वो धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और वो जो है इस देश के संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। पांडे जी रिटॉर्ट करो, फिर डॉक्टर प्रजापति बोलिए पांडे जी बोलिए, रेस्पॉन्ड कीजिए। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि दलाली की है। दलाली तो पूरी जिंदगी भर कांग्रेस ने किया। किसकी किया? अंग्रेजों की किया। मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी जो बनाई किसने बनाई? वो एक अंग्रेज हुम ने बनाया। तो वो तो अंग्रेजों की बनाई हुई, अंग्रेजों के लिए दलाली करने वाली पार्टी रही ताउम्र। नहीं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे, आज इस देश को तो 15 साल पहले आजादी मिल जाती नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। लेकिन नहीं, इनको तो अंग्रेजों को यहाँ पर टिका के रखना था, इसलिए इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सभी 16 से 16 मेंबरों ने चुना था एज ए प्रधानमंत्री, उनको नहीं बनाया। इनको तो अंग्रेजों का जो गुलाम चाहिए थे, ऐसे लोगों को इन्होंने आगे किया। सारी उम्र आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के का अपमान पूरे ताउम्र कांग्रेस पार्टी ने किया। उनके खिलाफ ये चुनाव लड़े, उनकी बातों को इन्होंने कभी नहीं माना। उनको इस्तीफा देना पड़ा इनके सरकार से और उन्होंने जाकर नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इन्होंने किसका? सभी का अपमान किया। इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों पर काम किया, इन्होंने देशद्रोह का काम किया। और सबसे बड़ी बात, ये हिंदुत्व की दुहाई देते हैं। पूरी उम्र कांग्रेस पार्टी हिंदू के विरोध में काम करती रही। मुझे बताइए ना, क्यों भगवान राम के जन्मभूमि के खिलाफ ये हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये हलफनामा दाखिल करते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं, राम सेतु का अस्तित्व नहीं, राम का ये भगवान राम का 550 साल के बाद मंदिर का जन्मभूमि में निर्माण होता है अयोध्या जी में, तो ये बहिष्कार करते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। ये हिंदुओं को लड़ाने का काम करते हैं, आपस में जातिवाद का विष फैलाने का काम करते हैं। ये हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंदू भगवा आतंकवाद का ये झूठा गढ़ते हैं। आतंकवादियों के साथ ये खड़े होते हैं, देशद्रोहियों के साथ ये खड़े होते हैं। जो सोरस देशद्रोही होकर
चाइना और अमेरिका का एजेंट बनकर सोरस हिंदुस्तान में सत्ता का उलट पुलट कर रहा था, उससे जाकर राहुल गांधी मिलते हैं। किस तरह का देशद्रोह का काम करते हैं। इमरजेंसी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है, और वो किस लिए लगाती हैं? क्योंकि इस देश में ताम्र कांग्रेस की सत्ता रहे। उस वक्त के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के सिद्धार्थ शंकर रे और किचन कैबिनेट इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया था, ये इमरजेंसी लगाने के 6 महीने पहले, कि देश के अंदर संविधान में परिवर्तन कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी एकमात्र चाइना के तर्ज पर देश की एकमात्र पार्टी रहे और सारे विरोधी दल खत्म कर दिए जाए, इसलिए इमरजेंसी लगाकर विरोधी पार्टियों पर इन्होंने दमन किया। आज मारा पीटा गया, आज किस तरह से हत्याएं की गई, 10 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में ठूस दिया गया। पत्रकारिता जो लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ होता है, उसको नाश किया गया, उसका विनाश किया गया। पत्रकारों को, संपदा को ठूस दिया गया जेल के अंदर, विरोधी पक्षों को मारा पीटा गया, देश का संविधान खत्म किया गया, संविधान से सारे प्रियम्बल्स को खत्म किया गया, संविधान से स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया। मुझे बताइए, हिंदुत्व, संविधान, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की। डॉक्टर प्रजापति संविधान की बात करते हैं, ये शोभा नहीं देते। कांग्रेस पार्टी एक देशद्रोही पार्टी है। डॉक्टर प्रजापति, डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, यू हर्ड बोथ, यू हर्ड शैलेश पांडे जी, आप सुने निजामुद्दीन राइन साहब, सुने इंडियन नेशनल कांग्रेस से। हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग्स डेवलपिंग अप? लोकतंत्र हत्या दिवस है, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन का हत्या किया, और यहां आपका आरोप है कि there is already an undeclared emergency. Professor Dr. राकेश प्रजापति साहब, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। अखिलेश यादव जी, देखिए शैलेश पांडे जी केवल अब बोलते हैं, लेकिन ये तथ्यों पर आधारित बिल्कुल नहीं बोलते। कोई तथ्य इनके पास नहीं रहते। जब ये तथ्य की बात आती है तो बिल्कुल केवल हमें ये धर्म से रोटी नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि धर्म से रोटी नहीं मिलेगी, रोटी मिलती धर्म से। तो ये देश आज विश्व में कितनी बुरी स्थिति में है ये देख रहा है। चाइना जैसे, चाइना में 650 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन चलने लगी, 600 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन चलने लगी। यहाँ 150 किलोमीटर की नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहां पर किस तरीके से टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहाँ पीछे घसीटते चले जा रहे हैं। इस देश के लिए अभी बात कह रहे थे ना, दूसरी बात ये उस पर चर्चा नहीं करते। अगर जैसे आसाराम बापू जी है, भारतीय जनता पार्टी से तार जुड़े हुए हैं, गैर ब्राह्मण है, खूब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रामदेव जी है, यादव, पांडे जी रुकिए, पांडे जी आपके पास आता हूँ, पांडे जी आपके पास आता हूँ। पहले जी सुन लीजिए, पहले जी सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं। पांडे जी सुनिए ना, आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद जाति से है रामदेव जी यादव जाति से है, लेकिन उन्हें पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जाति से है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। कन्हैया मित्तल वैश्य जाति से है, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। राम रहीम सिख है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, इसलिए उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। रामपाल जी वो भी गैर ब्राह्मण है, उनसे वो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, इसलिए उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 2 यादव थे वहां पर, एक वो चौरसिया समाज का था, वो उसकी वजह से धर्म खतरे में आ गया। अरे कैसा धर्म खतरे में आ गया? क्या भागवत पढ़ने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण जाति को, कोई और नहीं पढ़ सकता क्या? क्यों नहीं पढ़ सकता? क्या कुमार जाति को, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? मैं भी ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण का मतलब, पंडित का मतलब होता है विद्वान, जो पढ़ता है वो विद्वान होता है। जो भी व्यक्ति पढ़ लेगा, मैंने एमएससी फिजिक्स किया, एमएड किया, नेट किया, पीएचडी किया, तो मैं क्या विद्वान नहीं हो गया? क्या मैं कल को भागवत पढ़ने लगूं तो क्या आप लोग मेरा मुंडन करा देंगे?
ये कौन सा तरीका है इस देश के अंदर? ये कौन सा तरीका है कि आप उसको मूत्र से छिड़काव करेंगे? मतलब मूत्र ज्यादा शुद्ध हो गया एक महिला का। इस देश के अंदर आप लोग किस दिशा में ले जाना चाहते हो? इस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का बयान नहीं आया, किसी भी एक नेता का। यानी कि ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मौन स्वीकृति है इस चीजों में। गलत बात है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही गंभीर इसमें बयान दिया है, उन्होंने कठोर कार्रवाई करने का निर्णय दिया है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी ने बोला है कि इस वारदात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस मानसिकता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसने भी ये किया उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ, ये हम जातिवाद की बात नहीं करते, हमारे लिए सभी एक बराबर हैं। कोई भी धर्म की बात कर सकता है, कोई भी प्रवचन कर सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये है कि वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में भी आदिवासी समाज से भी कई राम कथा कहने वाले, भागवत कथा कहने वालों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रायोजित किया है, प्रोत्साहित किया है। और संघ के कितने प्रचारक हैं, संघ के कितने स्वयंसेवक हैं जो कि आज आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में जाकर गरीबों के बीच में वो भगवान श्री राम की राम कथा, भगवान श्री कृष्ण जी की भागवत कथा, माता रानी की जो श्री भागवत है, देवी पुराण है, ये सारे कथाओं को लोगों के बीच में पठन करते, पाठ करते। अरे हमने तो कितने मंदिरों में जहां पर पुजारियों पर भी आपत्ति ली गई थी, कितने मंदिरों के जो पुजारी हैं हमने दलित समाज के पुजारी बनवाए हैं। हमने आज देखिए भगवान राम अयोध्या जी में जन्मभूमि में भी वहां पर भी दलित पुजारी की भी नियुक्ति की गई है। और बहुत सारे जगहों पर आज देखिए भगवान शिव के जितने भी बड़े से बड़े मंदिर हैं वहां तो गोस्वामी ही पुजारी होते हैं, वहां तो कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं होते हैं। आज आप चले आइए केदारनाथ में, वहां पे कौन पुजारी हैं? वहां पे जंगम समाज के पुजारी हैं। आज कर्नाटक में कितने मंदिर हैं जहां पे जंगम समाज के, जो कि ओबीसी समाज आता है, उस समाज के लोग पुजारी हैं, वहां पे प्रवचन करते हैं, वो धर्मगुरु हैं। आज सभी जातियों के हिंदू में हिंदू धर्मगुरु हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये तो कोई एक घटना हो गई उसके लिए संघ और भारतीय जनता पार्टी को आप जवाबदार नहीं कर सकते हो, और ऐसी घटनाओं का हम तीव्र विरोध करते हैं। ये जो हुआ है सरासर गलत हुआ है, हम इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ऐसी वारदातों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब प्रजापति साहब का सुनिए ना। और दूसरी बात हाँ। एक बात और प्रदीप जी, एक बात और हाँ। मैं माननीय प्रजापति मेरे मित्र हैं, मैं इनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आज हम इमरजेंसी पे बात कर रहे हैं, आपातकाल पे बात कर रहे हैं। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए। आज पूरे देश में 25 जून को परसों हमने जो संविधान हत्या दिवस मनाया, मुझे याद है और मैं याद कराना चाहता हूं मेरे मित्र प्रदीप जी को, मेरे मित्र प्रजापति जी को। जय प्रकाश नारायण जी वो हम सभी के नेता हुआ करते थे, समाजवाद के पुरेदा थे, उनके नेतृत्व में हमने लड़ाई लड़ी थी। और उस वक्त आपके नेता मुलायम सिंह यादव भी कांग्रेस के खिलाफ इस आंदोलन में सहभागी हुए थे। और मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, इनको भी जेल के सलाखों में 21 महीने रखा गया था। जय प्रकाश नारायण जी जो समाजवाद के नेता थे, उनको इतनी प्रताड़ना दी थी, रात को सोते हुए कांग्रेस की सरकार, पुलिस ने उठाकर ले जाकर जेल में बंद कर दिया था। और उसके बाद उनको इतना प्रताड़ना दिया गया कि उनकी किडनी खराब हो गई। कितने हमारे नेताओं को मारा गया, पीटा गया, जेलों में उनकी मौत हो गई। हजारों हत्या का जवाब। पांडे जी जवाब सुनिए। तो आप ऐसे कांग्रेस पार्टी के साथ आज कैसे राहुल गांधी के हाँ में हाँ मिला? जवाब बड़े शर्म की बात है। जवाब दे आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, जिस कांग्रेस ने आपके पिता को पांडे जी जवाब दे रहे में डाला, पूरा आप हो गया, आपने बता दिया। पांडे जी बता दिया। प्रजापति साहब यू वांट टू रिस्पॉन्ड? डॉक्टर प्रजापति साहब यू वांट टू रिस्पॉन्ड? 80 लाख लोगों की डॉक्टर प्रजापति इमरजेंसी देखिए हर समय की एक जरूरत होती है। जैसा समय होता है उस समय के अनुसार, जिस समय जो तानाशाह होता है, जिस समय जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, उस समय की जो उस समय की
व्यवस्था होती है या समय की मांग होती है वो कार्य किया जाता है। जैसे कई बार ऐसा हुआ कि अभी पूरी घटना हुई, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, गुरदासपुर का हुआ, पठानकोट का हुआ, कई घटनाएं हुई। हर बार तो मोदी जी ने जो है मिसाइल से स्ट्राइक नहीं की, हर बार तो नहीं की, लेकिन पहलगाम की घटना के बाद पहली बार मिसाइल से स्ट्राइक की और सीधे सीधे सिंदूर ऑपरेशन लेके आए। पहले तो सिंदूर ऑपरेशन नहीं लेके आए, तो ये उस समय की कोई इस तरीके की कंडीशन रही कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। और मैं ये मानता हूं कि हाँ, उस समय पर हमारे नेताओं ने उस समय भी गलत का विरोध किया था। ये मैं गर्व के साथ कहता हूं, माननीय लालू प्रसाद यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव और जयप्रकाश नारायण उस समय भी गलत के साथ खड़े हुए थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के साथ खड़े हुए हैं। चाहे क्योंकि आज जिस तरीके से संविधान की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो तो हद हो गई इस बात की। ये 400 पार नहीं लेके आए, अगर ये 400 पार ले आते तो निश्चित रूप से इस संविधान को खत्म कर देते। और ये बैसाखी वाले लोग हैं आज अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और हमारे ये जयंत चौधरी और चिराग पासवान, अगर ये आज इन्हें आंखें दिखाना शुरू कर देते, ये सारे बैकफुट पर आ जाते हैं, तुरंत ही बैकफुट पर आ जाते हैं। अब मोनोपोली इनकी नहीं चल पा रही है, इसीलिए हमें गर्व है अपने नेताओं पर, माननीय नेताजी पर और माननीय अखिलेश यादव जी पर। उस समय भी वो इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे और आज भी भाजपा की नीतियों के खिलाफ जम करके मुकाबला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई एक पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, तो जिसने भारतीय जनता पार्टी के 400 को रथ को रोकने का काम अगर किसी पार्टी ने किया भारत के अंदर, तो समाजवादी पार्टी थी। नहीं तो इनकी 400 की सीटें आ सकती थी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से जब 80 सीटों पर लगाम लगाई गई, तो वहां से जब ये बुरी तरीके से हार करके भारतीय जनता पार्टी के लोग गए हैं और 2027 में वही रिजल्ट रहने वाला है। और इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की पार्टी की सरकार 300 सीटों से ज्यादा जीत करके आ रही है। इस बात का चिंता ना करे शैलेश जी, और पता चल जाएगा। अब ये संविधान बदलते तो दिखा दे। आज समाजवादी पार्टी के 36 सांसद ही काफी है लोकसभा में। जब हमारे नेता बोलते हैं, धर्मेंद्र यादव जी जैसे लोग बोलते हैं और भी हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता बोलते हैं, तो मोदी जी और अमित शाह भी उनका चेहरा देखते हैं कि हाँ, और इतना विरोध हो सकता है, इतना विरोध हम लोग करेंगे। और ये संविधान तो भूल जाए, अब ये संविधान बदलने की, संविधान पर चर्चा करने की भूल जाए। कहने के लिए किसी व्यक्ति का वो पर्सनल बयान हो सकता है, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है ये संविधान के साथ छेड़खानी। निजामुद्दीन साहब, पांडे जी रुके ना, आप बहुत बोले, निजामुद्दीन साहब नहीं बोले। निजामुद्दीन साहब, बात यह है कि आपने क्रिटिसाइज किया डिप्लोमेटिक फेलियर, बोले मोदी सरकार का डिप्लोमेटिक फेलियर कोई खड़ा नहीं हुआ सर, मगर शशि थरूर जी तो उल्टा ही बोलते। शशि थरूर तारीफ पुल बांध रहे। बिहार जी, आज भी इनमें दम नहीं है। इन्होंने आज भी कांग्रेस और समाजवादी के ही सांसद को बाहर भेजा, बाहर जाके इनकी छवि बनाने काम कर रहे हैं। जिसके पीछे ये तलवे चाट रहे थे, ट्रम्प कर रहे थे पूरे देश में, वही ट्रम्प 18 बार इनको बेइज्जत कर दिया। वो भी छोड़ो, 2 दिन पहले एडवाइजरी जाहिर करके इनके हैसियत, इनके लॉ एंड ऑर्डर को इनके जमीन पे पटक दिया। जो इनके पास कोई बोलने वाला भी नहीं है, क्योंकि झूठों के साथ कोई खड़ा नहीं होता, इनको भेजना पड़ा। अभी ये बात कर रहे थे जिसकी कांग्रेस ने हमारे लोगों को बनाया नहीं, जब इनकी कोई हैसियत नहीं थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। ये इतिहास पढ़ते नहीं है। इनके यहाँ एक व्हाट्सएप ज्ञान है जो सुबह निकलता है टन से, उसको देख के सवेरे आके कुछ भी बक देते हैं। चाइना आज इनकी जमीन पे कब्जा करके इनको मार रहा है और उसके बाद खुश हैं। प्रधानमंत्री बिना बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं। इस देश का विदेश मंत्री, जो नीतियां जिसको सब मालूम रहती है, वो आदमी जाके सीधा बयान देता है कि हमने तो बता दिया है पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे यहाँ लड़ने आने वाले। अरे इतने बड़े बेशर्म लोग देश में कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री आज तक मीडिया को फेस नहीं करता, जो संसद में बहस के दौरान आता नहीं, वो रोड पर इस तरह की हिंदू मुस्लिम करके बातें करता है। संविधान पर जिन्होंने कभी बात ही नहीं किया, आज तक संविधान पढ़ा ही नहीं, संविधान को खत्म करने के लिए इनके 8 सांसद
लोकसभा के चुनाव में आप पास फुटेज है, पंडित जी को दिखाइए, शायद हो सकता है पंडित जी को थोड़ा एहसास हो जाए। 8 सांसदों ने इस देश में संविधान बदलने की बार बार बात की, ये बात किसी कांग्रेसी ने नहीं कही, इनके सांसदों ने कही। तो ये लोग तो झूठ का पुलिंदा लिए घूमते हैं। सुबह इनके यहाँ व्हाट्सएप ज्ञान बांटता है वो मालवीय, और वो व्हाट्सएप ज्ञान देख के आते हैं और लोगों से बताते हैं कि हम बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। आपने ऐसे काम किया, ऐसे कर्म किए हैं कि हाथ भी देश शर्मिंदा है। और ये बात मैं खुद नहीं, स्वयं मोदी जी कहते हैं कि हमको तो शर्म है, हम इस देश में पैदा हुए, हमको मालूम नहीं। तो ये लोग तो झूठ का पुलिंदा है और ये इतिहास बताने की बात हमको कर रहे हैं। अरे इतिहास आप पढ़ो कि क्या संबंध थे नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू के साथ सरदार पटेल का। क्या लेटर सरदार पटेल ने लिखा था आरएसएस के बैंड के लिए। क्या उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके सबसे बड़े लीडर हैं आरएसएस और इसके, उनको अपनी कैबिनेट में इनको मंत्री बनाया, हारे हुए चुनाव थे। ये इस तरह की बातें देकर लोगों को बरगलाने से बेहतर है कि इतिहास पढ़ो और सच्ची बातें रखो, क्योंकि अब इतिहास छिपा नहीं है। अब इतिहास जो है मोबाइल में आ गया है। अब लोग जो है अपने घर पर खुद जो है सर्च करके इंजन देख लेते हैं कि देश में आपने क्या किया है। आपने सिवाय डकैती, लूट, बेईमानी, देश के लोगों के साथ गद्दारी, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। और लोगों से आज भी कहते हो कि हिंदू खतरे में। जब 140 करोड़ हिंदू है तो खतरे में किससे है? कौन है जो हिंदुओं को खतरे में डाल रहा है? और अगर वो हिंदुओं को खतरे में डाल रहा है तो आप क्या कर रहे थे? आपने कौन से हिंदू को बचाने की बात की? आप राम मंदिर का अभी जिक्र कर रहे थे। आप और मोदी का पूरा मंत्रिमंडल इस लायक भी नहीं था कि जिस जगह पे राम मंदिर बनना चाहिए था उससे दूर जाके आपको बनाना पड़ा। आप वहां नहीं बना सके। आप बताइए बनाया क्या आपने? तो आप झूठी बातें करना बंद कर दीजिए। ये आरएसएस और बीजेपी के दलाली का नया धंधा नहीं है। ये जिस दिन से आरएसएस बनी है यही काम करती रही है। उनकी सारी किताबें पंजाब घाट से लेके उनकी जितनी किताबें आप पढ़ लीजिए। आप आरएसएस के आइडियोलॉजी को आप हमसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आरएसएस का सदस्य हूं नहीं, आप शायद रहे हो। आज आप बीजेपी में है, उससे पहले शायद और किसी सामाजिक दल में भी थे। हमने देखा है कि आप मीरा रोड से राजनीति करते हैं। लेकिन पंडित जी, आप किससे डरा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है? 140 करोड़ हिंदू कौन है? क्या वो अलग से कोई हिंदू आया है? इसी देश का हिंदू है, भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, देश की सारी सेनाओं के प्रमुख हिंदू। तो सारे लोग अगर हिंदू हैं तो खतरा किस हिंदू से है? यानी वो बेईमान हिंदुओं से जिसको आप गाइड कर रहे हो। या वो हिंदू तो कभी हो ही नहीं सकता जो धर्म की बात करे, क्योंकि वो तो धर्म पे चलता है। धर्म उसको बता दिया कि भगवान राम की 5000 साल की हिस्ट्री है, इसी पे आपको चलना है, उसी पर वो हिंदू धर्म चल रहा है। और जिस बहस पर अभी आप कह रहे थे कि हमने विरोध किया है, आपने कभी नहीं विरोध किया। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा वो आदिवासी जिसके मुंह पे खड़े होकर बीजेपी का नेता पेशाब कर रहा था। तो आप तो किसी बात को मानने को तैयार नहीं होते। आप सिर्फ चिल्लाते हैं। अरे जब इस देश में हम सारे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, सारे हिंदू भाई सारे धर्मों का सम्मान करके रहते हैं, तो आप कौन हो हिंदू के ठेकेदार? आप कौन से लीडर्स को लाकर आप इस देश में नया क्रांति देने वाले हो सिवाय बेईमानी के? और अगर आप में दम होता तो भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में पार्टी के दूसरे सांसदों को नहीं भेजते। कांग्रेस के सांसद गए जिन्होंने आपका पक्ष रखा, क्योंकि आप में दम ही नहीं है। ये तो भी तो आपने विरोध किया। जिन कांग्रेस के सांसदों को भेजा गया तो आपने तो विरोध किया कि हमने तो नहीं विरोध किया। आपको शायद जानकारी नहीं है। क्या बात? हमने अपने देश का पक्ष रखने के लिए हमारे सांसदों ने जाके पक्ष रखा, आपने पक्ष नहीं रखा। आप तो डरपोक बिल से बाहर नहीं आए। आप किसी को जो है मीडिया में आप आके प्रधानमंत्री की का दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री स्वयं देश की बातों के लोगों के सामने रखे। हमारे यादव जी हैं, पूछिए उनसे, बताएंगे कि बिहार का चुनाव करने चले गए प्रधानमंत्री। एक तरफ देश में लाशें गिरी, आतंकवादियों की सरकार किसने बनाई? आप मुफ्ती सईद के साथ, किसने मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी? बीजेपी नहीं बनाई थी ना। आपके राज्य मंत्री हैं वहां से सिंह, आप उनको पूछिए। दलाली आप करते हैं, आप जो है आतंकवादियों के साथ सरकार बनाते हैं ऑफिशियल। इस देश में कश्मीर में सरकार बनाई आपने उनके साथ, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। अरे आप अडवाणी का हिस्ट्री देखिए, जो आपके बानी मुबानी हैं। अडवाणी जाके जिन्ना की कब्र पे माथा टेक रहे थे, उनको किसी ने कहा कि जाके माथा टेकिए? अब अटल जी का भाषण सुनिए। अटल जी ने कितनी अच्छी बातें इस देश के लिए कही, देश हित के लिए कही,
और आपका आज का प्रधानमंत्री और आपका विदेश मंत्री आज क्या कह रहा है, यानी वो अटल जी को भी नहीं मानता। जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि हम आरएसएस ये वो, आज आप जो है मधोक को नहीं मानने को तैयार हैं, जबकि मधोक खुद इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखते हैं। आप इनको दिखाइए वो चिट्ठी जो आपके पास अभी मीडिया पर है, अभी है आपके पास। निजामुद्दीन साहब, दिखाइए इनको, पंडित जी को। पांडे जी रिप्लाई तो देने दो, पांडे जी को बहुत प्रश्न किया आपने। पांडे जी बोलिए। पांडे जी देखिए प्रदीप जी, रायन भाई बड़े जोश में बोल रहे हैं। मैं जोश की बात नहीं है, मैं सत्य आपसे कह रहा हूं। अरे अब सुन तो लीजिए मेरा। बोलिए। सुन ही रहे हैं सर, आप बोलिए। आप बहुत लंबा बोले। मैं इतना लंबा नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही एक ही बात का आपका जवाब दूंगा। जो आपने कहा हिंदू के विषय पे कि हिंदू को कहां से खतरा है, किस हिंदू से खतरा है, तो रायन भाई उन हिंदुओं को खतरा है और उनसे खतरा है जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। वो हिंदू हैं राहुल गांधी। उन हिंदुओं को खतरा है और उनसे खतरा है जो ये कहते हैं कि भगवा आतंकवाद है, और ये कहते हैं आपके कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह, उनसे खतरा है। उन हिंदुओं को उन हिंदुओं से खतरा है जो भगवान राम के अस्तित्व के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दायर करते हैं, एफिडेविट दायर करते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। ऐसे कपिल सिब्बल, मनुष्य सिंघवी जो आपके कांग्रेस पार्टी के वकील हैं, उनसे खतरा है हिंदुओं को, ये आप समझ के लीजिए। और जितनी भी कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है ना, देखिए हम ये नहीं कहते, हम सारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन जो देशद्रोह की बात काम करेगा, देश के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ हम हैं। लेकिन जो देश के साथ है, हम वीर अब्दुल हमीद का सैल्यूट करते हैं। हम एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, आज हमने उनको राष्ट्रपति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, हम सलाम करते। जो देश के साथ है हम उनको सर माथे पे बिठाते। लेकिन जो देश में पाकिस्तान के जीतने के बाद तालियां बजाएगा, पटाखे फोड़ेगा, हम उसके साथ नहीं है। जो बम विस्फोट कराने में शामिल होता है, हम उसके खिलाफ हैं। जो बम विस्फोट के अपराधी होते हैं और हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उनको फांसी की सजा देती है, और फांसी की सजा के बाद जो आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में जाते हैं जनाजा उठाने के लिए, हमको तकलीफ उनसे है और उनसे रहेगा। ये देश में आज मुझे बताइए, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले ये कहां से पैदा हो रहे हैं, क्यों पैदा हो रहे हैं? क्या इन पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्यों नहीं रोक लगा? दूसरी चीज, हिंदू मंदिरों के ऊपर आज मस्जिदों पे, चर्चों पे, पे तो कोई रोक टोक नहीं है, उन पे तो कोई कानून नहीं है। तो सारे कानून, उनको तो फ्रीडम है, वो जैसे चाहे वैसे अपना पैसा इकट्ठा करे, अपना क्रियाकलाप करे, कुछ भी करे। लेकिन हमारे जो हिंदुओं के मंदिर हैं, हिंदुओं के गुरुद्वारे, हिंदुओं के जो भी मठ है, आज उन पर सारा सरकारी नियंत्रण लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया? आज जो पुराने वर्शिप एक्ट लगाकर हमारे जो विदेशी आक्रांता मुगलों के द्वारा तोड़े गए जो मंदिर है, मठ है, आज उनका संरक्षण होना चाहिए, वो हिंदुओं को मिलने चाहिए, हिंदुओं का पूजा पाठ वहां होना चाहिए। क्यों कांग्रेस पार्टी ने वर्शिप एक्ट लाकर आज एक तरह का हिंदू द्रोह किया है? मुझे बताइए। ऐसे अनेक कानून है। वक्फ बोर्ड जो बनाया था, आज वक्फ बोर्ड था, आज तमिलनाडु का 500 साल पुराना मंदिर था, वो मंदिर पर इन्होंने दावा ठोक दिया, संसद पर दावा ठोक दिया, सूरत के म्युनिसिपालिटी बोर्ड पे इन्होंने दावा ठोक दिया था, रेलवे स्टेशन पे दावा ठोक दिया था। एक तरह का ये लैंड जिहाद का यह काम हुआ। ये हमको आपत्ति इस पर है। आज देश के अंदर जिस तरह से कई केसेस हुए हैं कि किस तरह से लव जिहाद करके हिंदू बेटियों को, वो भी तय है कि फला जात की हिंदू लड़की रहेगी, फला जात की रहेगी तो उसको इतना, उसको फंसाने पर इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। कौन ये कर रहा है? कौन इस देश के अंदर गजवाए हिंद चलाकर इस देश को पूरा इस्लामिक देश बनाना चाहता है? क्यों कश्मीर से हिंदुओं की जो जनसंख्या वो कम हुई? क्यों केरला से जनसंख्या कम हुई? पश्चिम बंगाल में आज मुझे बताइए ना, आपकी एनडीए अलायंस की सरकारें चल रही हैं, ममता है, वहां पर क्यों हिंदुओं पे अत्याचार हुए? क्यों मुर्शिदाबाद में वहां पर दंगे किए गए, घरों के अंदर बेटे बाप बेटे की हत्या की गई? क्यों बताइए दंगे हो रहे? क्यों बंगाल के अंदर वहां पर चाहे वो माँ दुर्गा का पंडाल के अंदर घुस के दंगे होते हैं, आज वहां पर माँ दुर्गा की जो विसर्जन यात्रा निकलती है, उस यात्रा के अंदर दंगे किए जाते हैं, मारे जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो दंगा किया गया, कौन उसके अंदर अपराधी पाया गया? आम आदमी पार्टी के मुसलमान विधायक। बताइए आज ये समाज के किस तरह से एनडीए अलायंस के जो सांसद है, विधायक है, आज मुझे बताइए गोधरा में
ट्रेन जलाने के लिए कौन दोषी ठहराया गया था? कांग्रेस पार्टी के वो जुड़े हुए लोग ठहराए गए थे। क्यों ये आतंकवाद का नंगा नाच, हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं को मारने का काम आज कांग्रेस पार्टी ने किया है और बर्दाश्त कर रही है? 100 से ज्यादा आतंकवादी हमले इस देश पे कांग्रेस के शासन में हुआ, लेकिन एक भी आतंकवादी हमले का जवाब कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, चाहे पठानकोट हो, उरी हो, पहलगाम हो, पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादी मुख्यालयों को, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे कोई भी आतंकवादी संगठन हो, उसका मुख्यालय को समूल नष्ट करने का काम मोदी सरकार ने किया। आज मोदी जी ने आज ये कहते हैं संविधान खतरे में है, ये तानाशाही की बात करते हैं। अरे मोदी जी वो है, विरोधियों को जेल में डालने का काम इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी ने किया था। लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, नानाजी देशमुख हो, जयप्रकाश नारायण हो, पूरे विपक्ष को जेल में ठूस दिया था। 10 लाख पांडे जी, अब लेकिन आखिरी पॉइंट, लेकिन मोदी जी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए सारे विरोधी पार्टी के नेताओं को 7 अलग अलग डेलीगेट्स बनाकर, आज वो चाहे एनसीपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे डीएमके के हो, चाहे शिवसेना के हो, चाहे किसी भी पार्टी को, सारे विरोधी पार्टियों को उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और राष्ट्र सर्वोपरि, देश से बड़ा कुछ नहीं है, इस विचारधारा पर आगे बढ़ा अमेरिका, अफ्रीका और सब जगह भेज के देशों में भेजा। 33 मोदी जी की जो नीति है वो राष्ट्र सर्वोपरि की है। राष्ट्र सर्वोपरि डॉक्टर प्रजापति बोल रहे, सुनिए अभी पांडे जी 1 मिनट होगा। डॉक्टर प्रजापति, पंडित जी को भाषण करने दीजिए। डॉक्टर प्रजापति, डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्लीज रिस्पॉन्ड। डॉक्टर प्रजापति, मैं अब क्या कहूँ शैलेश जी, इतना सब कुछ भूल जाते हैं आवेश में, इन्हें कुछ पता तो रहता नहीं है क्या बोल रहे हैं। अब अभी कह रहे थे कि 1-2 वाइफ कहूँ कि मुझे 8 बजे दूसरी जगह जाना है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि मोदी जी की तारीफ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोदी में हो जाना ये बुरी बात है, क्योंकि मोदी से पहले भी भारत था, मोदी से पहले भी हिंदुस्तान था। और मैं आपके नेता अभी बात कर रहे थे कि नहीं, आप तो लगातार ही बोलते रहते हैं, भैया सुन लिया करिए, भाषणबाजी नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है। पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूँ इसके बाद। पांडे जी इसके बाद तो ये लास्ट में कह रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े अगर किए तो किसने किए, आप जानते हैं किसने किए, ठीक है ना? कांग्रेस ने किए थे, आपकी हिम्मत नहीं हुई, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, तुम मुझे दूसरी जगह जाना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक राकेश प्रजापति साहब। द फाइनल वर्ड निजामुद्दीन साहब, फिर मैं पांडे जी आपके पास फाइनल वर्ड के लिए आता हूँ। पांडे जी, एक लाइन की भाषा है कि पांडे जी, जिस पार्टी का लीडर झूठा हो उस पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता सब झूठे होते हैं। जब इस देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा है तो उसके कार्यकर्ता मंत्री तो झूठे ही रहेंगे। जिस देश के मठ का, यानी जिस देश में धार्मिक विषय हो वहां भी सांप्रदायिकता की बात करे, आप खुद सोचिए कि चाइना की क्या हालत है। हम नहीं कह रहे, आप गूगल, आपके पास सर्च करो, आप इनके चेहरे पे तुरंत चिपका दो, ये देखो ये हुआ है। जो खुद जाके पाकिस्तान की बिरयानी खाता हो और बाहर जाके उसके साथ गले मिलाता हो, ऐसे लोगों का जो झूठ का पुलिंदा, पंडित जी इतना बढ़िया झूठ बोलने लगे हैं तो शायद मोदी के बाद इनका भी बड़ा अच्छा चांस आएगा, क्योंकि उनके यहाँ झूठों की एक बड़ी फहरिस्त है। स्वयं प्रधानमंत्री अभी 2 मिनट पहले क्या बोलते हैं और 2 मिनट के बाद उनका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है, और ये सारे झूठ ऑफिशियल होते हैं। मैं एक भी अनऑफिशियल झूठ की बात नहीं करता। प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल में एक घटना ऐसी नहीं है जिन्होंने कभी सत्य की बात की हो। यहां तक कि उन्होंने कभी इंटरव्यू इसीलिए नहीं दिया क्योंकि 1-2 इंटरव्यू वो देने गए थे, कोशिश किया, और जैसे उन्होंने अपनी बात रखी कि मैंने ये नहीं कहा है, उन्होंने उनके फुटेज दिखा दिए, तुरंत शर्मिंदा हो जाते हैं। तो ये झूठों के लोग हैं, इनसे देश को कोई उम्मीद नहीं है। बंधक बना रखा है भारत को इन्होंने, सारे डेवलपमेंट को तबाह कर दिया। पूरा देश आज कर्जे में डूबा है। अमेरिका जैसा निकम्मा देश जो कभी डरता था इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से, आज वो कह रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है इनके राज्य में, और कह रहा है कि हिंदुस्तान मत जाना, वहां जो है महिलाओं का डायरेक्ट रेप होता है। ये इनके यहाँ एडवाइजरी आई है, पूछिए पंडित जी ने पढ़ा
क्या एडवाइजरी? आप झूठ कब तक बोलेंगे, कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? और झूठ बोलकर इस देश का विकास नहीं होगा। अगर आपने कुछ अच्छा कार्य किया है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मैं कभी ये नहीं कहता कि अपोजिशन की सरकारें अच्छी काम नहीं, अटल जी ने अच्छा काम किया, पूरी दुनिया ने अटल जी को सराहा, इंक्लूडेड कांग्रेस ने भी सराहा। लेकिन अटल जी का व्यक्तित्व झूठा करने के लिए अब आपका झूठा प्रधानमंत्री ऐसी हरकतें कर रहा है कि मुझे नोबेल मिल जाए। हो सकता है झूठ में नोबेल मिल सकता है, बाकी किसी काम के लिए नोबेल नहीं मिलेगा। आज कर्ज की हालत आपने देश को कहां पहुंचा दिया है, ये आप स्वयं पूछिए। अभी आपके पास पैसा है, आप खर्च कर रहे हो। जिस दिन आप अपने गांव जाओगे, जाके गांव के गरीबी की हालत देखो, आपको पंडित जी समझ में आ जाएगी सत्यता क्या है और सत्य क्या नहीं है, वो आपको समझ आ जाएगी। जहां तक आपने बात की आतंकवाद की कि 100 आतंकवाद हो गए, आतंकवादियों को पकड़कर छोड़ने जाने का काम भी आप ही ने किया। आपने ही पहली बार आईएसआई को आप हिंदुस्तान में ले आए, बेस करने पंजाब में आप लेके आए। आपने जो है मुशर्रफ के साथ बात किया आगरा में, उसके बाद आतंकवादी हमला हुआ। अब तक जितने आतंकवादी हमले हुए, चाहे संसद में हुआ, चाहे अक्षरधाम पे हुआ, चाहे दूसरी जगह हुआ, सब में आपकी सरकारें रही हैं, क्योंकि आपकी मिली भगत से होता है। पुलवामा में जो हुआ वो आपकी मिली भगत से हुआ, आज तक आरोपी नहीं पकड़ा गया। और जितने आज तक आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, एक भी मुझे आप बता सकते हो कि इस देश में किसी मुस्लिम को कन्वेक्ट किया गया क्या इस देश में आतंक इनके लिए झूठ बोलने और राष्ट्रद्रोह के लिए? सारे आपके लोग बीजेपी से रिलेटेड पकड़े जा रहे हैं, सारी घटनाओं में बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। ये आप ऑफिशियल है आपका, आप अपना मोबाइल खोलिए और गूगल सर्च करिए, और आसान चाहिए तो ग्रोक सर्च करिए कि आप उसमें नाम देखिए तो सब आपके लोग आ जाएंगे। इसलिए ये बातें करना बंद करिए। देश में अगर डेवलपमेंट प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो मीडिया के सामने आके उनको बताना चाहिए कि हम डेवलप कर रहे हैं और हम डेवलप करके दिखाएंगे। 11 वर्षों में जमा खर्च, आपका कर्जा आज कहां पहुंच गया? आप तबाही के दहाने पे भारत को खड़ा कर रहे हैं। भारत को बचाना होगा आप जैसे बेईमानों से। शुक्रिया। निजामुद्दीन जी, आपने पूछा है, फाइनल वर्ड सुनिए, पांडे जी का जवाब सुनिए, फिर हम लोग क्लोज करते हैं। पांडे जी जवाब दीजिए निजामुद्दीन साहब का जो लंबा चौड़ा आप पे आरोप लगाए। मोदी जी ने क्या किया है ये पूरी दुनिया ने देखा है और दुनिया सराह रही है। आज मोदी जी की नीति और मोदी जी के कारण इस 11 वर्षों के अंदर देश के 25 करोड़ से ज्यादा नागरिक गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। 11 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए शौचालय बना के दिया है। 12 करोड़ से ज्यादा नए नल कनेक्शन लगा के दिया है। आज 60 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन अकाउंट्स खोले गए हैं। 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर नया बनाकर दिया गया है। आज अब देखेंगे देश के 21 से नए मेट्रो शहर बनाए गए। देश में पहले जितने यूनिवर्सिटी थे, आज 3000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी बना के दिए गए। आज देश के अंदर नए नए एम्स बना के दिए जा रहे हैं। आज देश के अंदर पहले जहां 7-8 किलोमीटर रोज नए हाईवे बनते थे, आज एक दिन के अंदर 33-35 किलोमीटर नए हाईवे बन रहे। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम हो गया है। आज वाणवड़ बंदरगाह बनाया गया है। आज देखिए कश्मीर कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस 75 साल में जोड़ नहीं पाई। आज नरेंद्र मोदी जी ने चिनाब का दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाकर कश्मीर को कन्याकुमारी को कश्मीर से जोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू गुजरात में बनाया। आज दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज हिंदुस्तान को बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आने वाले समय में यह देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। आज दुनिया के लोग यहाँ पीएचडी करने के आ रहे हैं। दुनिया के लोग यहाँ रोजगार के लिए आ रहे हैं। आज देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर 550 साल के बाद, आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, भगवान राम का सर्किट, भगवान बुद्ध का सर्किट, सूफी सर्किट, आज महाकाल में उज्जैन में महाकाल लोग, ऐसी आज जिन महापुरुषों की अवहेलना कांग्रेस पार्टी 75 साल करती थी, ऐसे अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती गली गली से लेकर दिल्ली तक मनाया गया, जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदुत्व की अलग जगाई, हिंदुओं के पुराने मुगलों के द्वारा तोड़े गए मंदिरों के प्रतिष्ठापना की। और आज
महारानी अहिल्याबाई होलकर के रास्ते पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर मोदी जी चल रहे हैं और विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे विकास और विरासत कर रहे हैं। निजामुद्दीन साहब आप सुन लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. शैलेश पांडे जी नमस्कार, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो. निजामुद्दीन रहीम साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच. Wonderful discussion. As we always end, namaskar, thank you so much. As we always end with a preamble to the Constitution which says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. When you talk about liberty, it's freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. When we talk about fraternity, we believe in eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation. To click on to the fastest growing channel of the nation, Nation Now, click on to that icon, subscribe icon. Subscribe to Nation Now, the fastest growing channel of the nation. And as we always believe, it's the fundamental duties of all political parties and their political leaders to see that they come together to protect the fundamental pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives. The Constitution survives, the people of the Republic survive, and the Republic survives. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.